एंड साइंस विद कॉमन सेंस, जब इंटीग्रेट करके कोई इंजीनियर काम करता है तो वो रियल सिविल इंजीनियर होता है। सिविल इंजीनियर सचमुच वो होता है जो अपनी सिविल सोसाइटी की इंजीनियरिंग को, सिविल सोसाइटी की जरूरत पूरी करने वाली सब तरह की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को जानता समझता हो। और सिविल इंजीनियर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो अपनी सिविल सोसाइटी की जरूरतों को समझ के उन जरूरतों को पूरी करने वाली इंजीनियरिंग अपने समाज के हित के लिए तैयार करे। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी ही इंजीनियरिंग का अनुभव राजस्थान का आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन कुछ मिनटों के बाद। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी चैलेंज है और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के कारण डिस्प्लेस्ड होती दुनिया, बेपानी होकर, लाचार, बेकार, बीमार होकर उजड़ती दुनिया, अफ्रीका, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया उजड़कर यूरोप की तरफ मूव कर रहा है। और यूरोप के शहर चिंतित हैं कि ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजी यदि हमारे यहां आ गए तो ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजी हमारी लाइफ को प्रॉब्लम पैदा करेंगे। इसलिए जो आज का चैलेंज है, आज की चुनौती है, जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बेमौसम होती बारिश और बेमौसम बारिश होने के कारण इरेटिक रेंज से जो इरोजन और सिल्टिंग करते हुए पानी बह जाता है, उसके कारण रिचार्ज का कम होना और हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के कारण डिस्चार्ज का रेशो बढ़ जाना। हमारी मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हमें पढ़ाती है कि मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हम इस प्रकृति को जल्दी से जल्दी कैसे ज्यादा से ज्यादा भोग कर सकते हैं। उस दृष्टि से जो टेक्नोलॉजी हम लोग काम में लेते हैं, उस टेक्नोलॉजी में एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर वो ही मेन होता है। इसलिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसने हमें अंडरग्राउंड एक्यूफर में 1600 मीटर डीप जाने की भी टेक्नोलॉजी हमें सिखा दी है। इसलिए अब हम बिना रुके अपनी धरती को डिस्चार्ज कर रहे हैं और हमने रिचार्ज करने वाले जो सोर्स थे, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक नेचुरल एग्रीकल्चर जो धरती की पोरोसिटी को बढ़ा के रिचार्ज को बढ़ाती थी, वो हमने घटा दिया है। इसलिए हमारा डिस्चार्ज का बढ़ना और रिचार्ज का घटना हमारी नेचर की हेल्थ, हमारी धरती की भूमि की हेल्थ और हमारी हेल्थ के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। यदि हम दोस्तों पूरी दुनिया को एक नजर में देखें तो इस वक्त इन्वायरमेंटलिस्ट और जो गवर्नमेंट्स हैं और जो कॉरपोरेट्स हैं उसके बीच बहुत तरह की एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है। कॉरपोरेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर
एक तरह से जो अनसस्टेनेबल लिविंग है, जो सेल्फिशली हमें नेचर को एक्सप्लॉइट करने के लिए आगे बढ़ाती है, हमारी सिविल सोसाइटी को, उसके कारण नेचर में अनसस्टेनेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और ये जो अनसस्टेनेबिलिटी है, इसके कॉन्सिक्वेंटली जो इम्पैक्ट हैं, वो इम्पैक्ट हमारे मार्केट ने, हमारे कॉरपोरेट ने, हमारे नेचर के प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन ने किए हैं। जब हम अपनी लाइफ वाटर जैसी चीज को प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो फिर जो कमर्शियल फोर्स है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क है, वो ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क वाटर में केवल प्रॉफिट के बारे में सोचता है, और वो प्रॉफिट हमारे कॉमन फ्यूचर को, हमारे भविष्य की सनातनता को नष्ट कर देता है। हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों में फिर जो हमारा सनातन पुनर्जीवन में विश्वास रखने वाला भारतीय, वो भी प्रकृति को अपनी सेल्फिशली एक्सप्लॉइट करने में जुट जाता है। और ये जब हमारा पुनर्जीवन का विश्वास खत्म हुआ, और वो पुनर्जीवन केवल ह्यूमन काइंड का नहीं, ह्यूमन बीइंग का नहीं, वो पुनर्जीवन हमारी पूरी लाइफ का, हमारी पूरे प्लेनेट का, ये जो पुनर्जनन है, ये जो रिजुविनेशन है, इस रिजुविनेशन की प्रोसेस को हमें ठीक से, एक तरह से हमने उस पर अविश्वास करके उसको नकार दिया है। उसका परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में लोग वाटर स्केर्सिटी के कारण और वाटर सरप्लस के कारण, सरप्लस जब होता है तो उसको फ्लड कहते हैं, और जब स्केर्सिटी होता है तो उसको ड्राउट कहते हैं। तो हमारे ड्राउट और फ्लड साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि भारत को अपनी सिविल इंजीनियरिंग से इसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी उन सिंपल सॉल्यूशंस को अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाती हैं। हमारे कॉलेज कॉम्प्लिकेटेड चीजों को पढ़ाते हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी को, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाली सिंपल चीजें हैं, सिंपल इंजीनियरिंग है, उसको कम नंबर देते हैं। उसके लिए लेस नंबर ऑफ मार्क्स हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड हैं उसके लिए हाई मार्क्स हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स हाई मार्क्स के लिए जो अनयूजुअल कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, उसकी तरफ मूव होते जाते हैं, और जो हमारी रियल सिविल सोसाइटी की सिविल इंजीनियरिंग है, उसको हम भूलते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, शिक्षकों, यदि हम अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के सपने देखते हैं, तो हमारी सिविल इंजीनियरिंग में कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की इंजीनियरिंग को समझना होगा, जानना होगा। जब हम कम्युनिटी ड्रिवन सिविल इंजीनियरिंग, कम्युनिटी मतलब सिविल सोसाइटी, जब हम उसका रेस्पेक्ट करके उनकी इंजीनियरिंग को जानने समझने लगेंगे,
तो हमें लगता है कि हम अपने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंज हैं उनको एड्रेस कर सकेंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपको थोड़ी देर के लिए राजस्थान ले चलता हूं। राजस्थान जाने से पहले आप थोड़ा भारत का सिनेरियो समझ लें। भारत में इस वक्त 365 डिस्ट्रिक्ट, 365 डिस्ट्रिक्ट विद इन 17 स्टेट वाटर स्केर्सिटी और ड्राउट फेस कर रहे हैं। 119 डिस्ट्रिक्ट फ्लड फेस कर रहे हैं। तो ये बढ़ता मॉडर्न क्राइसिस, ड्राउट एंड फ्लड, हमें ये बताता है कि भारत में सिविल इंजीनियरिंग और नेचुरल इंजीनियरिंग को उतना रेस्पेक्ट नहीं दिया जिसमें हम कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट की तरफ मूव हो पाते। हमने सेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया और सेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम ने हमारी सिविल इंजीनियरिंग को दरकिनार कर दिया। इसलिए यदि हम अभी भी वक्त है, अभी भी भारत उतना डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ है, अभी भारत को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कंट्री नहीं माना जाता। लेकिन यदि हमने अगले 4-5 सालों में अपने को नहीं बदला और हम कॉरपोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी में जीते जाएंगे, हम इंडस्ट्रियल, हम उसी तरफ कॉमर्शियल और मार्केट में यदि मूव करेंगे तो भारत का भविष्य अच्छा नहीं है। भारत को यदि ठीक से आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पर लेकर जाना है तो हमें अपनी इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग को, नेचुरल इंजीनियरिंग को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। यदि हम नेचुरल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो हमें भारत का जो प्रॉब्लम है उसको समझना होगा। आज भारत में more than 72% underground aquifers हाईली एक्सट्रीमली वाटर स्ट्रेस हो गए हैं, ओवरड्राफ्ट हो गए हैं, अब उनमें पानी नहीं बचा है। जब हमारा असली रियल रिजर्व बैंक मोर देन 72% ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तो फिर हमारा फ्यूचर क्या है, इसको समझने की जरूरत है। एवरी सिविल इंजीनियर केवल सरफेस की इंजीनियरिंग नहीं, जियो हाइड्रो इंजीनियरिंग, जियो हाइड्रो साइंस, जियो हाइड्रो साइंस विद सेंस एंड विद कॉमन सेंस समझने और पढ़ने की जरूरत है। यदि आप अपने देश भारत को देखना चाहते हैं जहां हजारों mm एनुअल रेनफॉल है, वो भी ओवरड्राफ्ट हो गए हैं। ये स्लाइड्स आपको दिख रही है, आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर। तो हम अब अपनी सिविल इंजीनियरिंग में मूव करने से पहले अपनी जियो हाइड्रो साइंस को भी अपनी इंजीनियरिंग के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो भारत को क्लाइमेटिक चैलेंज से, क्लाइमेटिक डिजास्टर से, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट है उससे बचाने के रास्ते खोज सकेंगे। दोस्तों, मेरा टीचर अनपढ़ किसान था जिसने मेरी सिविल इंजीनियरिंग कहो, नेचुरल इंजीनियरिंग कहो, उस इंजीनियरिंग में एक दिन में पीएचडी कंप्लीट की। मुझे 25 सूखे कुओं में नीचे डाल के
और मुझे कहा कि देखो इन कुओं में किस तरह के फ्रैक्चर्स हैं। जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे वहां हमने पहले नंबर का डैम बनाया। जहां मिक्स और हॉरिजेंटल अनकन्फाइंड फ्रैक्चर थे वहां 2 नंबर का। तो इस तरह से जो भी हमने वाटर बॉडी के लिए साइट सिलेक्शन किया उसमें केवल सरफेस के फ्लो को और सरफेस पर वाटर की अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि हमने कैलकुलेट किया कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा पानी अंडरग्राउंड डैम में, अंडरग्राउंड रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी सरफेस पे नहीं रोकें, सरफेस पर केवल फ्लो को स्लो किया जाए। सरफेस पर जब फ्लो को स्लो करते हैं तो अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज हो जाते हैं। तो हमने अंडरग्राउंड एक्यूफर को रिचार्ज करने के लिए अपनी सिविल इंजीनियरिंग से जो रिचार्ज जोन थे और जो डिस्चार्ज जोन थे उनकी रिलेशनशिप को जोड़कर अपनी साइट सेलेक्ट की। और इन सारी साइट सिलेक्शंस में हमने केवल गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को या एक ब्लॉक की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को फॉलो नहीं किया, बल्कि हमने जियो हाइड्रोसाइंस को समझकर एक पूरी रिवर बेसिन की जो जियो हाइड्रोलॉजी है रिवर बेसिन में उसको समझकर आगे बढ़े। एक नदी में मिनिमम 6 टाइप ऑफ दी एक्यूफर होते हैं। ये जो ग्राउंड वाटर की कंडीशन है उसमें 6 तरह की टाइपोलॉजी होती है। हमने उस सारी टाइपोलॉजी को समझकर तब अपने नदी में ऊपर से नीचे तक डैम बनाए। ये छोटी सी नदी है, 503 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसमें हमने कुल 560 वाटर बॉडीज क्रिएट की, जिससे हर जगह का पानी रिचार्ज में काम आ सके। और वो ये सारे का सारा काम नॉट ओनली द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, द कंजर्वेशन एंड डिसिप्लिन यूज ऑफ वाटर, उसको समझकर कि कितना कंजर्वेशन करना है, कितना फोकस कंजर्वेशन पर देना है और कितना फोकस स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए हमने पहले वाटर लिटरेसी मूवमेंट चलाई और फिर कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट शुरू किया। ये सारे के सारे काम कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेशन से हुए। इनमें केवल लोकल रिसोर्स, लोकल इंजीनियरिंग और लोकल टेक्निक्स को हमने काम लिया। तो जब हम लोकल इंजीनियरिंग और टेक्निक को काम लेते हैं तो उस वक्त कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोकल कम्युनिटी के बिना लोकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग नहीं बन सकती। सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल सोसाइटी के द्वारा, सिविल सोसाइटी के लिए और सिविल सोसाइटी के तरीकों से और सिविल सोसाइटी के साध्य को पूरा करने के लिए होती है। इसलिए हमने सबसे पहले कितना पानी कहां बरसता है उसकी रिसोर्स मैपिंग से सिविल सोसाइटी के साथ सारे डिसीजन, सारे साइट सिलेक्शन हमने इंजीनियरों के द्वारा नहीं कराया। एक भी साइट सिलेक्शन हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए इंजीनियरों ने नहीं किए, जबकि हमारे पास 30 इंजीनियरों की टीम भी थी उस जमाने में जब बहुत जोरों से हजारों हजार काम चला करते थे।
सारे डिसीजन कम्युनिटी से दिलवाए कि कहाँ रिचार्ज बढ़ेगा, कहाँ वाटर बॉडी बनाने से सूरज की चोरी रुक सकेगी। तो सूरज को पानी की चोरी रोकने से, एवोपरेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑल साइट सिलेक्शंस और रिसोर्स मैपिंग करके हमारी कम्युनिटी ने किए। जहां पर स्टीप स्लोप थे वहां हमने कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाए, जहां पर जेंटल स्लोप थे और जहां नेचुरल डिप्रेशन था और मिट्टी मोरम थी वहां हमने कॉनकेव स्ट्रक्चर्स डिजाइन की। क्योंकि हमारी जो क्रिएशन है, हमारी जो पाल है, उसके ऊपर पानी का दबाव ना पड़े, उसके ऊपर फ्लो का फोर्स ना पड़े, इसलिए हमने साइट सिलेक्शन में हमेशा डिजाइन पर बहुत ध्यान दिया और डिजाइन ने इस काम में हमें मदद की। हमने कभी भी किसी भी डैम में आयरन स्टील यूज नहीं किया। हमारे सारे डैम, सारे जोहड़, सारे बांध, सारे पौंड लोकल मटेरियल से बने। जहां जेंटल स्लोप थे वहां हमने चेक डैम बना दिए, जहां हमें स्टीप स्लोप मिले वहां हमने कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाए। दोस्तों, हमने कुल अभी तक 11,800 डैम बनाए हैं, बांध बनाए हैं, जोहड़ बनाए हैं, तालाब बनाए हैं। उनके कारण 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए। इन 2.5 लाख कुएं रिचार्ज होने से 17 लाख युवाओं को खेती में रोजगार मिला। जिस जमीनों पर खेती नहीं होती थी अब उन पर खेती होने लगी। और जब धरती पर हरियाली बढ़ती है तो हमारी धरती की हरियाली एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करती है और O2 लेवल को इंक्रीज करती है। इसलिए जब ये हरियाली बढ़ी, उस हरियाली को बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था सिविल इंजीनियरिंग का। जहां पानी दौड़ता था वहां हमने चलना सिखाया, जहां पानी चलता था वहां रेंगना सिखाया, जहां वो रेंगने लगा वहां धरती का खुला पेट देखकर उसमें बैठाया। फिर उसको सूरज की नजर ना लगी, पानी उड़ा नहीं, कुएं में पानी आ गया और लोग वापस लौट कर खेती करने लगे। आप ये 2 स्लाइड देख रहे हैं। एक स्लाइड में कुआं, ट्यूबवेल, बोरवेल, सबमर्सिबल, ऑल इज ड्राई। दूसरे स्लाइड में कुएं में पानी आ गया और नदी बहने लगी। ये है वो नदी। ये दोनों फोटोग्राफ 20 फरवरी के हैं। 20 फरवरी 1985 में हमारे गांव के लोग इस नदी को सड़क की तरह उपयोग करते थे। इस नदी में होकर शहरों की तरफ रोजगार के लिए जाते थे। अब वो नदी बहती है, अब उस नदी में खेती होती है और दोनों तरफ हरियाली आई है। ये वही नदी है। इस नदी का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। पहले ये नदी, जहां ये लाल लाइन देख रहे हैं, वहां अब ये नीचे वाला बांध आ गया है, डैम। और इसके कारण ये नदी पूरी ऊपर से नीचे तक रिचार्ज बढ़ा के पेरेनियल हो रही है। इसमें ऐसी हमने 503 स्ट्रक्चर्स बनाई हैं। ये 503 स्ट्रक्चर्स के कारण अब ये नदी पेरेनियल होकर फ्लो करने लगी है। दोस्तों, जब अनपढ़ किसान बोलता है तब देश का, दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी वही बोलता है। क्योंकि जब उन 2015 में हमें स्टॉकहोम वाटर प्राइज, नोबेल प्राइज मिल रहा था, तब हमारे साइंटिस्टों और इंजीनियरों के पेट में दर्द था
कि राजेंद्र सिंह तो इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं है, इसको ये पुरस्कार कैसे मिल सकता है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए जरा। हेलो सुरेश बोलो। हाँ आधे घंटे में बुलवाओ, आधे घंटे में मैं एक भाषण दे रहा हूं, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ बोल दूंगा 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद। हाँ मैं तैयार बैठा हूं, मैं बोलूंगा मैं यहीं से संबोधित कर दूंगा महापंचायत को। ठीक है, मैं अभी एक मीटिंग में हूं। तो दोस्तों माफ करना, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो स्लाइड्स हैं ये रिमोट सेंसिंग की हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो आप देखेंगे कि 16 मार्च 1994 और 20 मार्च 2014 कितना बड़ा परिवर्तन होता है। ये रिपोर्ट लिखती है, इमेंस इंक्रीज इज वेजिटेशन इज क्लियरली विजिबल इन द रीजन। इस काम के कारण पूरे इलाके में हरियाली बढ़ गई है। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, उस रिसर्च में से मैंने केवल एक स्लाइड आपके लिए निकाली है। दोस्तों ये जो रेड कलर है ये हरियाली का रंग है। ये बढ़ी हुई हरियाली बताती है कि जब हमें बुखार चढ़ता है तो हम अपने बुखार को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल और पानी की पट्टी सिर पे रखते हैं और फिर आराम करते हैं। आज हमारी धरती को बुखार चढ़ गया है, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और बुखार के कारण मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इलाज भी हमारी मिट्टी में मॉइस्चर इंक्रीज करने के लिए पानी की पट्टी धरती पर रखनी होगी, छोटे छोटे बांध बनाने होंगे, छोटे छोटे चेक डैम बनाने होंगे। ये चेक डैम और बांध हमारे फ्लो को स्लो करेंगे। जो अभी पानी बह के चला जाता है वो फिर मिट्टी में जाएगा। जब फ्लो को स्लो करेंगे तो हमारे रिचार्ज बढ़ेंगे, और जब रिचार्ज बढ़ेंगे तो हमारे कुओं में, हमारी धरती में, हमारी नदी में पानी आएगा और उससे हम खेती करेंगे। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है वो है ग्रीनरी को इंक्रीज करना। ग्रीनरी एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके O2 का लेवल बढ़ाती है, जिससे टेम्परेचर नीचे आता है और हमारी धरती, हमारी प्रकृति की हेल्थ ठीक होने लगती है। इस काम को करने के लिए गांव से बिगिनिंग करनी पड़ेगी, छोटी जगह से, विलेज से। लेकिन लोकल एक्शन विद विलेज एंड ग्लोबल प्लान, global thinking with river. The river is a really a river basin is a really a system, full system. तो एक रिवर को ध्यान में रखकर हमें इस तरह के काम गांव से शुरू करने होंगे। हमने वही किया। हमने पुरानी स्ट्रक्चर्स को और नई स्ट्रक्चर्स को, दोनों को जहां जरूरत थी वहीं पर काम किया। दोस्तों इस काम को हमने अपने भगवान का काम माना। भगवान जब मैं बोलता हूं तो भय से भूमि, गैस से गगन, वै से वायु, ऐसे अग्नि और नय से नीर। ये जो 5 एलिमेंट है, ये जो पंच महाभूत है, यही हमारा भगवान है। इसलिए हमने अपनी कम्युनिटी को भूमि, जल, जंगल, जमीन, इन सब के साथ, हवा, इन सब के साथ जोड़कर
इस काम को किया और ये सारा काम हमने सिविल इंजीनियरिंग से किया, जिस सिविल इंजीनियरिंग को मैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग कहता हूं। हमने सारे का सारा काम इंडिजिनस नॉलेज और ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग से, अंडरस्टैंडिंग से किया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न, स्टॉप इरोजन एंड सिल्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। कम से कम पानी में कैसे अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, और ये पूरे का पूरा काम एक रिवर बेसिन वाटरशेड मैनेजमेंट की तरह से सनातन पुनर्जनन की प्रक्रिया में, जिसको आप अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उस तरीके से हमने ये काम किया। मेरा टीचर ये बैठा है, मेरा गुरु ये बैठा है। मेरा गुरु 1985 में जब साल में 2 बार नहाता था, होली दिवाली पर, अभी वो रोज 2 बार नहाता है, क्योंकि उसके पास शुद्ध जल है, शुद्ध। उसके तालाबों में पर्याप्त नेचुरल ट्रीटेड वाटर है और रिसाइकल्ड है, इसलिए उसको बार बार रीयूज करते हैं वो। इस गांव की औरतें 9 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी, उनके बहुत कष्ट था। अब ये औरतें 5-7 मिनट में पानी ले आती हैं। इससे उनके जीवन में अब एक तरह की सुख समृद्धि और आराम, लग्जरी आराम, जिस पानी को लाने में 6 घंटे लगते थे, 6 से 8 घंटे लगते थे, अब उस पानी को 6 से 8 मिनट में ले आती हैं पास से, और अब इनके पास सब कुओं में पानी है। दोस्तों, 1985 में हमारा इलाका इरोडेड इलाका था, अनप्रोडक्टिव इलाका था। अब हमारा इलाका पूरा प्रोडक्टिव हो गया है। उस जमाने में गांव के लड़के बाहर जाके मजदूरी करते थे, लाचार बेकार बीमार होकर आते थे। अब हमारे गांव के लड़के अपने गांव में ट्रक ऑपरेटर्स को रोजगार देते हैं। ट्रक ऑपरेटर्स हमारी सब्जियां दिल्ली आदि स्थानों पर पहुंचाते हैं। हमने खेती, फूड, वाटर, ट्री, क्योंकि पेड़ पानी का बाप होता है, पेड़ के बिना पानी नहीं है, तो पेड़ और खेती दोनों को बढ़ावा दिया। दोस्तों, आप यदि इस पूरे काम का इंपैक्ट समझना चाहते हो तो आप समझेंगे कि ये जो सूरज है, अग्नि है, वो जब सूरज से निकलती है तो रेड हीट केवल जब समुद्र पे पड़ती है तो समुद्र के खारे पानी को डीसैलिनेट करके, मीठा करके H2O में बदल देती है। ये H2O क्लाउड में होता है, इसको मैंने ब्लू हीट कहा। ऑलवेज ये ब्लू हीट ग्रीन हीट की तरफ जाती है, क्योंकि वहां प्रेशर कम होता है, वहां दबाव कम होता है, वहां ये जाती है। और ये जो नीली गर्मी है, ये जो H2O है, पहले ये हमारे इलाके से रूठ कर चले जाते थे क्योंकि लाल गर्मी थी। उस जमाने में हमारे इलाके की औरतें एक गीत गाती थी, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां मुझे मालूम नहीं। दोस्तों, ये मेरा इलाका है जहां विकास की लाल गर्मी आप देख रहे हैं। इस रेड हीट के कारण क्लाउड्स यहां नहीं बरसते थे। हमने
इस इलाके में धीरे धीरे करके 11,800 स्ट्रक्चर्स बनाई। इन स्ट्रक्चर्स के बनने से तो बारिश नहीं आएगी, तो कैसे आएगी बारिश? बारिश आएगी जब इन वाटर बॉडीज में पानी होगा, कुएं रिचार्ज होंगे, धरती पे खेती होगी, हरियाली होगी। तो हमने इसकी शुरुआत कैसे की? जहां बारिश होती थी वहां के पानी को डाइवर्ट करके अपनी वाटर बॉडीज को पेरेनियल कर लिया। जब हमारी वाटर बॉडीज पेरेनियल हो गई तो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो गया। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ा और इस मॉइस्चर ने, इस ट्रांस एवोपरेशन ने, इस एवोपरेशन ने जो ह्यूमिडिटी क्रिएट की, उसके कारण अब बादल रूठ कर नहीं जाते। इन माइक्रो क्लाउड्स ने मैक्रो क्लाउड्स को बुलाना शुरू किया। माइक्रो क्लाउड और मैक्रो क्लाउड दोनों मिलने लगे। अब हमारे गांव की औरतें गीत गाती हैं। बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, अब बरसते हैं वो, टूटते नहीं हैं वो। उनके बरसने से लाल गर्मी चली गई और हरी गर्मी आ गई। आप देखेंगे कि जब ये दोनों बादल मिले तो बरसने लगे। अब बादल रूठते नहीं हैं, अब धरती का पेट पानी से भरते हैं। हरियाली बढ़ गई, हरियाली ने खुशहाली भी बढ़ा दी। दोस्तों, यदि आप इस पूरे काम को क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये राजस्थान का जो 10,600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का प्रयोग है वो आपको ये बताता है कि अब इस इलाके में खेती होने लगी और जो डायरेक्ट पानी उड़ता था वो अब पानी बरसने लगा। टेम्परेचर नीचे चला गया, अच्छी खेती होने लगी, अच्छी बारिश होने लगी। तो हमें यदि ये समझना है कि अपने एटमॉस्फेयर को ठीक रखना है तो हमें ये देखना होगा कि हम कैसे सिविल इंजीनियरिंग को नेचुरल इंजीनियरिंग के रूप में बदलकर अपनी सॉइल मॉइस्चर को और अपने वेल्स को रिचार्ज करने की कोशिश करें, जिसमें से ट्रांस एवोपरेशन के, हरियाली के ट्रांस एवोपरेशन से एटमॉस्फेयर में नमी बढ़े और फिर हमारे इलाके में भी अच्छी बारिश होने लगे। दोस्तों, अब मैं राजस्थान में आपको बता दूं, हमारे इलाके में बहुत अच्छी बारिश होती है और 2 से 3 फसलें हम उगाते हैं। ये काम, अब जितनी गर्मी धरती को चाहिए उतनी ही धरती पे जाती है, बाकी गर्मी वापस लौट जाती है। क्लाइमेट चेंज में 2 तरह के एलिडो इम्पैक्ट होते हैं, एक सरफेस के ऊपर और एक सरफेस के नीचे। ये जो सरफेस के नीचे के इम्पैक्ट हैं उससे हमारा इलाका प्रॉस्परस बना है। हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि ये छोटा सा काम पूरी दुनिया में अभी तक ऐसा प्रयोग नहीं था जहां वाटर के द्वारा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्यूशन दिया जा सके। एग्रीकल्चर में अडेप्टेशन के द्वारा क्लाइमेट चेंज, वाटर कंजर्वेशन के द्वारा क्लाइमेट चेंज, अडेप्टेशन और मिटिगेशन के सॉल्यूशन दिए जा सके। हमारा ये इम्पैक्ट हमें वैसे तो वर्ष 2000 तक समझ में आने लगा था,
लेकिन 15 साल लगे इसमें बराबर और ज्यादा समझने के लिए। 2012 में हमने ये कहना शुरू किया कि द वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। ये जो स्लोगन था, ये स्लोगन 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में और एसडीजी को प्रभावित करने में सफल हुआ। इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन है, वो आपकी वाटर इंजीनियरिंग में और आपकी सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जानते हैं 2015 से पहले भारत में केवल और पूरी दुनिया में केवल क्लाइमेट का रिश्ता गैसों के साथ माना जाता था। ओजोन लेयर वगैरह 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 इन सब की बातें होती थी। 2015 में हमने पेरिस की सड़कों पर पूरी दुनिया से 65,000 लोगों ने फुट मार्च किया और उसका परिणाम हुआ कि हम पेरिस एग्रीमेंट में वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर इसको डिसाइड करा सके। अब हमारी नेशनल गवर्नमेंट, भारत सरकार भी वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर ये मानकर अपने नेशनल क्लाइमेट चेंज के प्लान बना रही है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि लोकल एक्शन ग्लोबल पॉलिसी को और ग्लोबल प्रोग्राम को चेंज कर सकता है यदि उसका टाइम टेस्टेड एक्सपीरियंस सक्सेस हो। हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो हमारा उस जमाने में हमें 35 साल हो गए थे पूरे इस पानी की रिसर्च के, उसके कारण हम पूरी दुनिया में ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर, ये प्रूव कर पाए। इसलिए मैं अपने सारे सिविल इंजीनियर्स को और अपने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे अधिक है। आप अपनी इंजीनियरिंग केवल एक्सट्रैक्शन और नेचर के एक्सप्लॉयटेशन और मैक्सिमम यूज ऑफ नेचर पे मत करिए। आप जरा नेचर की नरिशमेंट की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पढ़ाइए। सिविल इंजीनियरिंग नेचुरल इंजीनियरिंग है, तो आपकी इंजीनियरिंग में नेचर का नरिशमेंट, नेचर का, प्रकृति का पोषण भी पढ़ाया जाए, ऐसा मैं अंत में कहना चाहता हूं। मैंने बाकी समय, थोड़ा सा समय आपके लिए सवाल पूछने के लिए छोड़ा है। आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं यदि